अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रिदा ज़ारा है। आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई वेलकम यू ऑल टू माय शो ज़ियाबीतस डिसिप्लिन का एक बहाना। यू आर वाचिंग मी लाइव ऑन डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान एंड बिलिंगविज फेसबुक पेज। हर हफ्ते हम आपके लिए शो लेके आते हैं और आपके कमेंट्स और आपकी फीडबैक को हम इंक्लूड करते हैं और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल who is a diabetologist and also endocrinologist. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आप सलाम। कैसे हैं? आई एम फाइन रिदा। सर, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2, और उसके ऊपर आपने बहुत एक्सप्लिसिटली बताया था कि टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है। और जहाँ तक मुझे याद है कि टाइप 1 में आपका जो पेनक्रियाज होता है वो कम्प्लीटली मैल फंक्शनिंग में आ जाता है, जबकि टाइप 2 में आपके पार्शली फंक्शनिंग हो सकती है। तो इस हफ्ते हम क्या डिस्कस करेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। इस दफ़ा हम डायबिटीज़ की तशख़ीस के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ तशख़ीस कराने के लिए कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से टेस्ट जो है उसमें से ये कंफर्म होती है, और क्या कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो टाइप 1 और टाइप 2 के दरमियान तशख़ीस कर सकते हो कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। जी, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन अगर आप इससे पहले पिछले प्रोग्राम के बारे में कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सर वही मैं बिल्कुल आपसे यही बात मेंशन करना चाही थी कि लास्ट प्रोग्राम में हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला और लोगों ने काफ़ी अपने क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास ड्रॉप किया और हमारी टीम ने वो कलेक्ट करके हम तक पहुँचाए हैं। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास एक वकास ज़ियाद साहब है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि प्लीज़ रिकमेंड सम मेडिसिन फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कर दूं। जैसे अर्ली टाइप 2 डायबिटीज़ हम लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, टाइप 2 डायबिटीज़ है या नहीं है। एक और टर्म होती है जिसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, जो भी हम जब टेस्टों की बात करेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जब स्टार्ट हो गई तो फिर ये अर्ली कहना इसके लिए लफ्ज़ इसलिए सही नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज़ की नेचुरल हिस्ट्री ये है कि ये पिछले 2-3 साल से बॉडी के अंदर मौजूद होती है और वो अर्ली वाली फेज असल में गुजर गई होती है जब वो क्लिनिकली डायग्नोज होती है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ की मेडिकेशन को उन्होंने बताया है कि मैं रिकमेंड कर दूं, मैं समझता हूँ, आपको पता है इस प्रोग्राम का डेकोरम ऐसा नहीं है कि जिसमें हम टैबलेट्स या मेडिसिन जो हैं वो लोगों को एडवाइस करें। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनको ये समझा दें कि टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ये पेशेंट जो है इनको 30 मिनट डेली वॉक करनी चाहिए और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स वॉक करनी चाहिए, और अगर ये टाइप 2 डायबिटिक है। और साथ में अपनी डाइट में से जो फ्रैंक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रैंक मीठा है, उसमें उसको निकाल दें और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको इस्तेमाल करना शुरू करें। तो ये तो दो इनके मेन टिप्स हैं। यानी जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है उसके पिलर्स हैं, उनमें एक डाइट मैनेजमेंट है, एक एक्सरसाइज है, एक उसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी है तो इनको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, जैसे मैंने आप बताया तो उसका रोल होता है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करें। ये 3 ऐसे काम हैं जो ये इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक इनकी ट्रीटमेंट क्या इनको सूट करती है या इनके हिसाब से कौन सी ट्रीटमेंट शुरू होनी चाहिए, इसके लिए मेरे ख्याल इनको अपने किसी फिजिशियन या जो डायबिटीज़ के अंदर जो काम करते हैं फिजिशियंस, जिनको हम डायबिटोलॉजिस्ट भी कहते हैं, या उनके जो एंडोक्राइन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके साथ रब्ता करना चाहिए। सर ने बहुत ही बात कंसाइज करके और अच्छी तरह से बताई है कि बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम करने का जो पर्पस है वो है ही ये कि हम डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस एज मच एज वी कैन स्प्रेड वी शुड डू इट। तो सर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। ये सिकंदर अख्तर साहब हैं, इन्होंने कहा है टाइप 1 के बारे में प्रोग्राम करें प्लीज़। वैसे हमने लास्ट अपने प्रोग्राम में टाइप 1 और टाइप 2 को इन डिटेल बताया था, लेकिन आपकी ये रिक्वेस्ट पे हम टाइप 1 पे भी सर प्रोग्राम टाइप 1 पे हम इंशाल्लाह सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। टाइप 1 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, आमतौर पे ये बच्चों में होती है, 20 साल से कम उम्र के लोगों में होती है, लेकिन कुछ केसेस जो हैं वो अबव द एज ऑफ 20 एंड अबव द एज ऑफ 40 भी मिल जाते हैं जी। और टाइप 1 के बारे में एक ही मैसेज है कि चूँकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है तो इसमें इंसुलिन एक ऐनक की तरह का किरदार अदा करती है। जब तक पेशेंट ऐनक लगाई रखता है वो देखता रहता है, जब तक पेशेंट इंसुलिन लगाता रहता है उसकी ज़िंदगी बहाल रहती है। जो ही वो अपनी ऐनक उतार देता है, जो ही इंसुलिन बंद कर देता है, किसी के बहकावे में आके, किसी पीर फ़कीर के चक्रों में पड़ के, या किसी और
जो आपको पता अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उनके चक्करों में पड़ के जो ही इंसुलिन बंद करते हैं तो उनको एक बीमारी जिसको हम डायबिटिक कीटोसिडोसिस कहते हैं या हम डायबिटीज़ की गशी कहते हैं उसमें मुबतला हो जाता है मरीज़। तो टाइप 1 का जो इलाज है वो बहुत रेगुलरली इंसुलिन के साथ करना चाहिए और इसमें इंसुलिन छोड़ना एक तरह से अपनी सेहत को बिल्कुल ही तबाह करने वाली बात है। सर क्या लाइफस्टाइल का मेंटेन करना टाइप 1 और टाइप 2 में दोनों में इक्वली इम्पोर्टेंट है? लाइफस्टाइल की जो तीनों मैंने बात की थी वो तीनों तो मेन ट्रीटमेंट पिलर्स हैं। ट्रीटमेंट मोडेलिटी में फ़र्क है, एक में टैबलेट सब शुरू कर सकते हैं और एक में आप इंसुलिन ट्रीटमेंट है। टाइप 1 में तो टैबलेट्स का इशू है ही नहीं ना, वो तो ट्रीटमेंट है ही थ्रू आउट इंसुलिन। साथ साथ में ये भी पूछना चाह रहे हैं कि वेट कम होता है इसमें, इसे मेंटेन करने के लिए हेल्दी डाइट भी बताएं। जैसे हम बात उस दिन की थी कि जो टाइप 1 डायबिटिक होता है उसके अंदर सिम्टम्स ज़रा शिद्दत के साथ आती है, उनको ज़्यादा यूरिन आता है, ज़्यादा दफ़ा प्यास लगती है और वेट उनका तेज़ी से गिर रहा होता है। आल दो वो अपना खाना खा रहे हैं, पॉलीफेजिक हैं, ज़्यादा भूख लग रही है लेकिन वेट फिर भी लूज़ हुए जा रहा होता है। तो ऐसे जो मरीज है इनका वेट लूज़ होता है, जो ही अपनी इंसुलिन शुरू करते हैं तो उनकी बॉडी की एनर्जी बहालना शुरू हो जाती है, उनकी मसल मैस और उनकी फ़ैट जो है वो दोबारा रिस्टोर होना शुरू हो जाती है। तो इनकी जो ये जो इनकी वेट मैनेजमेंट है, वेट वापस आना है, ये इंसुलिन के इस्तेमाल से लिंक्ड है। हेल्दी डाइट से अगर उनकी मुराद बैलेंस डाइट है तो बैलेंस डाइट के साथ इंसुलिन जब लगाएंगे तो वेट मेंटेन हो जाएगा। ठीक। और सर ये हिना मुस्तफ़ा हैं कि उन्होंने पूछा है कि 2 साल के बच्चे में शुगर लेवल कितना होना चाहिए? अब ये इन्फेंट्स लाइक छोटे बच्चों के बारे में बात है। जो बच्चों के हवाले से जो लेवल्स का जो तल्लक है वो देखिए, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना वो डिफरेंट है। उसमें हम जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट खास तौर पे करते हैं उसमें हम डोज उसकी ग्लूकोज की जब पिलाते हैं जी तो वो डिफरेंट होती है। अदरवाइज जो कट ऑफ वैल्यूज़ हैं वो एडल्ट्स और उन पीडियाट्रिक्स में ऑलमोस्ट सेम होती हैं टू माई नॉलेज। सर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मतलब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे भी जाती हूँ, पर आप थोड़े ज़रा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बारे में हमें व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा आपने क्वेश्चन खत्म कर ली? सर रहते हैं मैं आपसे पूछ लेती हूँ। कर लें फिर एक ही दफ़ा डायग्नोसिस में चले जाएंगे। तो शाहजी हैं, उन्होंने पूछा कि क्या शुगर रिवर्स हो सकती है और कितने अरसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर मैंने देखा है रिवर्स का लफ्ज़ शायद मैं यूज़ ना कर पाऊँ, क्योंकि रिवर्स से लोग ये मतलब लेते हैं कि अब ज़ियाबीतस जो है वो क्योर हो गई है या जड़ से उखड़ गई है। ये लफ्ज़ मैं शायद यूज़ नहीं करूँगा। साइंटिफिकली मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ आज डायग्नोज हुई है और वो आज से अपना ब्लड शुगर लेवल इंटेंसिफाइड कंट्रोल करते हैं, उसका फास्टिंग लेवल 100 से नीचे रखते हैं, अपनी 2 घंटे बाद खाने के 140 से कम रखते हैं, तो मेरे ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने पहले 3-6 महीने इंटेंसिफाइड किस्म का कंट्रोल किया है जिसमें टाइट कंट्रोल था और उसके साथ 6 महीने बाद अब वो लंबा अरसा जो है वो बगैर मेडिसिन के हैं, ओनली डाइट एंड वॉक के साथ वो कंट्रोल्ड है। अब मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जड़ से उखड़ गई है, लेकिन चूँकि हम साइंटिफिक लोग हैं तो बात यही हम कहेंगे कि उनके अंदर डायबिटीज़ है बट इट इज़ वेल मैनेज्ड ऑन डाइट एंड वॉक ओनली। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स अ मैनेजेबल डिजीज। लेकिन सर ये इसमें ये मैं आपसे पर्सनली पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर लोग अपनी डायबिटीज़ को लेके बड़े केयरलेस होते हैं, इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते और आपके पास भी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो बहुत अपनी एक्यूट सिम्टम्स के साथ होते हैं तो आते हैं। पहले हमारे मरीज असल में सिम्टम्स का इलाज करते हैं ना। जब मैंने अभी कल पेशेंट एक देखा है तो वो कहते हैं कि हम बड़े अच्छे जा रहे थे, 90 शुगर थी, 110 जा रही थी, 120, फिर काफ़ी अरसा वो नहीं आए, 2 साल गुजर गए हैं, अब 2 साल बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है तो वापस आ गए। उससे जब आप फॉलोअप छोड़ देते हैं तो आपको ये होता है कि अब मैं शुगर क्या चेक करनी है, मेरा ठीक ही हो गया, तो दरमियान में कहीं शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो गया तो इसका मतलब उन्होंने फॉलोअप छोड़ दिया, ब्लड शुगर चेक करनी छोड़ दी, तो इसका मतलब ये भी है कि किसी वक्त वाक में भी डेडी मार जाएंगे और कहीं ना कहीं खाने पीने में भी बदपरहेजी कर लेंगे, तो एंड ऑफ द डे फिर वो डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलर फॉलोअप से पेशेंट मोटिवेटेड रहता है। हमें जो फ़ायदा होना है वो अलग एक बात है, हमें कोई उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। पेशेंट को जो बेनिफिट है वो ये है
कि वो उसको पता होता है कि मैंने 3 महीने बाद डॉक्टर साहब को इतने अपने शुगर लेवल दिखाने हैं 1। उसको पता होता है कि मैंने मेरे से वाक के बारे में पूछा जाना है। उसको पता होता है कि मेरे से बदपरेजी के बारे में पूछा जाना है। उसको ये पता होता है कि मैंने अपना HbA1c टेस्ट करवा के दिखाना है और जो पहले से बेहतर होना चाहिए। लेकिन जो ही पेशेंट अपना फॉलोअप छोड़ देते हैं तो उन्हें पता होता है कि अब मैंने कौन सा किसी को दिखाना है, तो वो फिर लंबे अरसे के लिए गायब हो गए और लंबे अरसे के लिए वो जब अपनी ट्रीटमेंट प्लान से भी हट गए। सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा गाइड करें कि HbA1c उसकी क्या, मैं आई गेट स्टक ऑन दिस वर्ड, तो इसमें क्या HbA1c बेसिकली आम हीमोग्लोबिन का एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है। जैसे आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं उसका कुछ फ्रैक्शन ऐसा होता है जो ग्लूकोज के साथ अटैच होता है या कार्बोहाइड्रेट्स का अटैच होता है। तो आपकी जितना ग्लूकोज लेवल हाई होएगा इतना HbA1c भी हाई होएगा। ठीक है। और ये नॉर्मली HbA1c जो है वो 5.7 से कम होता है जो नॉर्मल पर्सन के अंदर होता है। 6.5 से ऊपर हो जाए तो इसको हम डायबिटीज़ की रेंज में कहते हैं। और जो डायबिटिक अफराद होते हैं उनको अपना HbA1c 6.5 से कम ही रखना चाहिए। और इन सम सिचुएशंस हम उनको अलाउ करते हैं कि वो 7% तक उसको रख लें। तो टाइट कंट्रोल करना हो तो 6.5 से कम, और अगर हमने थोड़ा लूज कंट्रोल रखना हो तो 7% तक रखना होता है। अब ये है कि ये पिछले 3 महीने की असेसमेंट दे देता है कि पिछले 3 महीने में पेशेंट का एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितना रहा है। इसकी एक एग्जांपल मैं वो देता हूँ कि एक पेशेंट आता है कहता है मेरा HbA1c 6 है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी एवरेज शुगर औसतन मीन जो पिछले 3 महीने का है वो 120 है। अब एक 7 के साथ आ जाता तो उसका ब्लड शुगर पिछले 3 महीनों में 150 या 154 के करीब रहा है। यानी 1% जब आप HbA1c बढ़ाते हैं तो आप समझो उधर से 30 मिलीग्राम बढ़ जाते हैं। अच्छा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। तो इसी तरह से हमारे जो अक्सर पेशेंट आते हैं वो HbA1c 10% के साथ आते हैं। तो फिर हम उनको टारगेट्स पे लेके जाते हैं कि वो 7% से नीचे ले जाएं, फिर 6.5 से नीचे ले जाएं। और इवन डायबिटिक इंस्टीट्यूट तो 5.4% का कायल है कि डायबिटिक इंस्टीट्यूट में हम ये लोगों को एजुकेट करते हैं कि अपना HbA1c लोअर इज़ बेटर। तो वो 5.7 जो रेंज है नॉर्मल की उससे भी नीचे ले जाएं ताकि कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहें। तो सर ये हम ब्लड टेस्ट और किस तरह से इसको ब्लड के ज़रिए टेस्ट करते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छी लेबॉर्ट्री जो है सारी वो एक स्टैंडर्ड तरीका है जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने वज़ा किया हुआ है, उसके मुताबिक हर लेबॉर्ट्री टेस्ट करती है। अच्छा। और उसके मुताबिक उसका रिजल्ट आ जाता है और उससे पिछले 3 महीने की एक एवरेज शुगर लेवल का आइडिया हो जाता है। और इसमें चूँकि रूटीन वाली ब्लड शुगर नहीं आ रही होती, इसकी कन्वीनियंस ये है कि आपको फास्टिंग में नहीं करवाना पड़ता। और एक और कन्वीनियंस ये, एक और तरीका ये भी है कि आज एक पेशेंट कहता है जी मैं बड़ा अच्छा कंट्रोल करता हूँ शुगर को, और जब उसे डॉक्टर के पास विज़िट करना होता है, ख़ासकर जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जब 1 वीक पहले जब उनको पता होता है कि अब डॉक्टर के पास विज़िट है तो वो अपनी बदपरहेजियाँ बंद कर देते हैं। अच्छा, ये छोटे टीनेजर्स में, अब छोटे बच्चों में आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ। तो वो आके बच्चे जब डायरी अपनी दिखाते हैं तो ब्लड शुगर ठीक आ रही थी। फिर जब वो चेक करवाते हैं लैब में आगे नीचे तो ब्लड शुगर बिल्कुल ठीक होती है। तो फिजिशियन अगर HbA1c कराए तो उससे आइडिया होता है कि पिछले 3 महीने में हालात क्या रहे हैं। वो चीटिंग फिर पकड़ी जाती है। चलिए, आपने अच्छा तरीका बताया कि आपकी अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो वो आपकी चीटिंग जो है वो आपकी टेस्टिंग में पिक कर लेगा, पता चल जाएगा कि आप एहतियात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर हमारा एक और क्वेश्चन है, ये अजहर जाफरी है, इन्होंने कहा कि मुझे खाली पेट 200 शुगर रहती है और मुझे आँखों से धुंधलापन नज़र आता है। इनको अपने आँखों के इलाज की बजाय अपने ब्लड शुगर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जितने भी हाई ब्लड शुगर लेवल होते हैं मिसरदा, वो आँखों के आगे ऐसे ही धुंधलापन पैदा करते हैं जैसे कोई किसी कैमरे के आगे डस्ट आ जाती है जी। तो जितनी भी हाई शुगर होएगी वो जिस तरह कैमरे के आगे डस्ट आ जाए तो धुंधलापन आ जाएगा, इसी तरह बॉडी में आइज़ के आगे लेंस है, लेंस के आगे शुगर लेवल आ जाता है तो फिर वो धुंधलापन पैदा करता है। तो ये धुंधलापन हाई शुगर की अलामत है। इसमें ऐनक बदलने की फौरी ज़रूरत नहीं है, पहले उनको अपने ब्लड शुगर पे काबू पाना चाहिए। और ये फास्टिंग में जो 200 बता रहे हैं ये अनकंट्रोल्ड शुगर को शो करता है। इसका मतलब है कि उनको अपनी शुगर को नीचे लाना चाहिए फास्टिंग में 110 तक। अपने फिजिशियन के साथ बैठ के अपनी प्लानिंग करें। तो आप प्लीज़
सर की एडवाइस को रखते हुए फ़ौरन अब किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट या आपको जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनके पास आप जाएं और रेफ़र करें। सर प्री डायबिटीज़ की बात करते हैं कि डायग्नोसिस की बात हो रही है, तो क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपको डायबिटीज़ होने से पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं या आप प्रिकॉशंस ले लें, या पहले ही आपको, मेरा तो ख्याल है कि आपको पहले ही डायबिटोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट के साथ रहना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़ और ऑलमोस्ट हर थर्ड या फोर्थ पर्सन को डायबिटीज़ है। एवरी पर्सन यू हेयर दीज डेज हैज़ डायबिटीज़, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इसमें मैं ऐसे बात करूंगा कि पहले हम देखें कि कौन कौन से टेस्ट हम एडवाइस करते हैं जिनसे हम तशखीस करते हैं डायबिटीज़ की। एक होता है फास्टिंग शुगर लेवल नाश्ते से पहले, और इसमें जो एक स्टैंडर्ड है, आपको आइडिया है कि कितने घंटे बंदा खाली पेट रहे तो उसको फास्टिंग कहते हैं? गैस कर लेती हूँ, गैस कर ले। 7 to 8 आवर्स। वेरी गुड, इट इज़ 8 आवर्स स्टैंडर्ड। तो एक मतलब दुनिया जहान में जब किसी को हम कहेंगे कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक कराओ, तो इसका मतलब है कि मिनिमम 8 आवर फास्टिंग होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया। 8 आवर में कोई कैलोरिक इनटेक वो पेशेंट ना ले तो इसको हम फास्टिंग कहेंगे। अच्छा, अब फास्टिंग शुगर लेवल एक टेस्ट है जिसके हम ज़रिए तशखीस करनी है। उसके बाद है रैंडम ब्लड शुगर लेवल। रैंडम का मतलब होता है कि आप जैसे अभी बैठे हो यहाँ पे, या जो है हमारे चाचा मियाँ भी ज्वाइन करने वाले हैं, वो ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उनका भी हम पूछते हैं। अगर हम रूटीन उनका ब्लड शुगर चेक कर लेते हैं कैजुअल यहीं बैठे बिठाए, तो इसको हम रैंडम कहेंगे। यानी इसका खाली पेट होने से तल्लक नहीं है। रैंडम का मतलब ये है, ठीक है, आप किसी भी दिन के किसी भी टाइम में हमने रैंडम ब्लड शुगर कर ली, ठीक है। तीसरा टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, ठीक है, हीमोग्लोबिन A1C जो है, ये जो टेस्ट है जो पिछले 3 महीने वाली जो शुगर बता देता है, तो ये भी हेल्पफुल है डायग्नोसिस में। अब मेरे ख्याल से कि चाचा मियाँ को बुला ही लिया जाए ताकि उनकी टेस्टिंग का कुछ पता चले। क्या वो, अस्सलाम वालेकुम। आदाब 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 आदाब, कैसे हैं चाचा मियाँ आप सुनाएं बस 1 मिनट। हम टेस्टिंग की बात कर रहे थे डायबिटीज की। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को खलूस भरा। ये छोटो आप हमें कहते हैं ना? क्या 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 डॉक्टर साहब, वो तो हम हैं, वो तो छोटे तो हम हैं। सही। तो आज डॉक्टर साहब मेरे साथ ना पिछले हफ्ते से एक बहुत अजीब बात हो रही है। सही। मुझे मैं समझ नहीं आता, मैं गुस्सा करूं, मैं ये ऐनक उतार के मारूं, लेकिन ये तो मेरी अपनी है, इसको तोड़ दिया तो मेरी नजर कैसे आएगा? सही। तो मैं एक नजूमी से मिला। सही। नजूमी मुझे कहता है कि आप ना ये एक लॉटरी का टिकट खरीदें तो आपका नाम निकल आएगा। उस वक़्त से मैं ये कोई 20-25 लॉटरियाँ खरीद चुका हूँ, इतने मतलब उस पर पैसे लगा चुका हूँ, एक टिकट नहीं निकली। ये सारी आपने खरीदी है? ये सारी मैंने खरीदी हैं। इससे कहीं बेहतर था कि इतनी दफ़ा आप अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करा तो आज स्ट्रेस से भी तो डायबिटीज हो जाती है। तो डॉक्टर साहब मेरा जो स्ट्रेस जो हुई है उससे मामले ख़राब होने हैं ना। तो मेरा जो आज का ये सवाल था कि जो नजूमी होते हैं, ये जो तवीज़ वगैरह वाले लोग होते हैं, क्या इन पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? ना तो इन पे भरोसा किया जा सकता है, अच्छा, ना ही हम जो है वो उन मैसेजेस में भरोसा करते हैं जिनमें आपके कुछ पैसे निकल आते हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। ऐसे मैसेज भी आपको पता है, आपको आए थे, तो आप इस चक्कर में थे कि मैं कुछ पैसे निकलवा लूं, तो हमारी खाला को कोई सोने के चीज़ें लेके देने का प्रेम था ना वो, तो उनको आपने वादा भी कर लिया था, बाद में आप पछताए थे। उसका जिक्र करके मेरा मूड खराब कर देते हैं डॉक्टर साहब। मैं इतना अच्छा भला, यही मेरे पास टाइम होता है आके मैं रिलैक्स करूं, मैं उससे दूर रहूं। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि इतने पैसे अपने शुगर कंट्रोल पे लगा लें और दवाइयों पे लगा लें जितने पैसे आप उनको लोड कराने पे लगाने हैं। तो सर आज टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, आप अपना टेस्ट करवाते हैं ब्लड शुगर लेवल? कभी कभी वो देखे ना लॉटरियां निकलवा रहे हैं, तो लॉटरियों की जगह जो टेस्टों पे पैसे हैं लॉटरियों पे लगाएं। इसी में जो है लॉटरियां खरीद रहा हूँ, शायद कोई बड़ा हाथ लग जाए, बड़ा इनाम निकल आए। ऐसे डायबिटीज में भी शोबदाबाजी बहुत है।
डायबिटीज़ में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक गिलास ये ले लें, पी लें, फलानी चीज़ का बना हुआ है, ये दम किया हुआ है, ये है वो है, तो शुगर हमेशा के लिए ख़त्म। और साथ में ब्रैकेट में मेरे ख्याल ये लिखा होता है कि ज़िंदगी भी नाल ही ख़त्म। वो तो फिर नज़र ही नहीं आते जब ज़िंदगी चली गई तो फिर। अच्छा, फिर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स लोग कहते हैं कि इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, वो साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते क्योंकि वो बंदे ही नज़र नहीं आते, तो साइड इफ़ेक्ट कहाँ से नज़र आने? सुपरस्टिशंस भी तो होते हैं ना लोग के, उनकी एक स्पेसिफिक उनके एक होते हैं किसी चीज़ को लेके के स्पिरिचुअल हीलिंग की बात कर रही है। स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं, सुपरस्टिशियस होते हैं, मतलब उनको वहम, ये कह रही हैं वहम और तोहमात वगैरह जो जैसे अब इनको चचा मियाँ को है कि अब ये बहुत सारी लॉटरी की टिकट्स ले लेंगे तो इनकी लॉटरी निकल आएगी, लेकिन ब्लड शुगर अपना नहीं टेस्ट। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इनकी लॉटरी तो नहीं निकलेगी, अलबत्ता इनकी ब्लड शुगर हाई हो जाएगी। हाँ। जो कि अब तक हाई हो चुकी होगी, क्योंकि एंजाइटी से। अब ये है कि लॉटरी के पैसे तो गए और जो ट्रीटमेंट पे पैसे लगने हैं वो लग गए। देखिए, दाल खाने पे, दाल और रोटी खाने पे कितने पैसे लगते हैं? थोड़े लगते हैं कि ज़्यादा? बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। साइकिल चलाने पे कितने पैसे लगते हैं? बहुत थोड़े। साइकिल चलाने पेट्रोल लगता है? नहीं, बिल्कुल बिजली खर्च होती है? नहीं। अच्छा, गैस, कोई चीज़ हुई, CNG? नहीं, कुछ भी नहीं। साइकिल में क्या यूज़ होता है? पैडल, हैंडल, ब्रेक। अच्छा, हाँ, वो पहुंच गए ना, तो फिजिकल एक्टिविटी होगी ना आपकी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो जब आप साइकिल चलाएंगे तो शुगर लेवल को क्या होएगा? कंट्रोल होएगा। कंट्रोल होएगी। यस यस। जब के इनकम टैक्स लगता है साइकिल चलाने पे? नहीं, साइकिल का तो चलान ही नहीं होता। जहाँ लॉटरी पे टैक्स लग जाए ना। तो आप ये किया भी करें ना। तो आपको जो है अपनी पैसे बचाने का सोचना चाहिए, तो इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। साइकिल चलाया करें, दाल रोटी खाया करें, डॉक्टरों से भी दूर रहेंगे, शुगर भी ठीक रहेगी। और ऐसे बाबों और लॉटरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, और इमरजेंसी के चक्कर भी बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आज के बाद ये ख़त्म, इसको फेंक देते हैं। क्या बात है, मान गए। मेरे लिए तालियां जी, मेरे लिए तालियां मेरे लिए। अच्छा, मेरे लिए तालियां। लो जी, अब जो बात हम कर रहे थे उस पर बात आगे चलाते हैं। तो सर, मैं यही जो चचा मियाँ अभी बात कर रहे थे कि ब्लड शुगर लेवल का, इसमें स्ट्रेस की भी हमने अभी बात कर ली है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पहले हम तशखीस की बात कर रहे थे। चलें तशखीस। जो हम नॉर्मल वैल्यूज़ में बताने लगा था कि अगर आप 8 घंटे फास्टिंग करते हैं तो आपकी शुगर लेवल नॉर्मल पर्सन के लिए, जैसे आप हैं, 100 से कम होनी चाहिए। 100 से ऊपर गई तो नॉर्मल नहीं है। सर, वेट का भी रोल प्ले होता है इसके अंदर की? नहीं, अब किसी चीज़ का कोई रोल नहीं है, एडल्ट पॉपुलेशन की बात हो रही है। एडल्ट की हो रही है। अगर आप रैंडम शुगर चेक करते हैं 140 तक होनी चाहिए। ठीक है, ये है नॉर्मल। अब एक फ़र्द है जिसकी फास्टिंग शुगर 126 से ऊपर आ गई, रैंडम शुगर 200 से ज़्यादा हो गई, ये डायबिटिक है। यू गॉट माय पॉइंट? 126 फास्टिंग, रैंडम 200 से ज़्यादा, ठीक है, ये पर्सन अब डायबिटिक है। एक HbA1c की बात कर लेते हैं, 5.7 से कम नॉर्मल है, 6.5 डायबिटिक एंड अबव डायबिटिक। अच्छा, अब आपने एक सवाल किया था कि प्री डायबिटिक कौन लोग हैं? जी बिल्कुल। ऑल दोज हैविंग फास्टिंग शुगर लेवल between 100 and 125, random between 140 to 199, and HbA1c above 5.7 but less than 6.5, इन बिटवीन वाले जो लोग हैं इनको हमने प्री डायबिटिक लेबल कर दिया। ठीक, यानी अब ये डायबिटिक भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, दरमियान में आ गए, बॉर्डर लाइन पे आ गए। आप इसकी मिसाल ये ले लें चचा मियाँ कि अगर आप इशारे से गुजरे होते हैं ना, एक ग्रीन इशारा है, आप गुजर जाते हैं, बिल्कुल। तो जो नॉर्मल अफराद हैं वो ग्रीन है जी, उनकी फास्टिंग 100 से कम है, उनकी रैंडम 140 से कम है जी, उनका HbA1c 5.7 से कम है। अब कुछ लोग हैं जो येलो इशारे पे आ गए हैं, उनकी फास्टिंग 100 से ऊपर चली गई लेकिन 126 से नीचे रही, रैंडम 140 से ऊपर चली गई लेकिन 200 से कम रही, HbA1c 5.7 क्रॉस कर गया लेकिन 6.5 से कम रहा।
ये येलो इशारे पे हैं, इनको चचा मियाँ की तो मुझे लगता है क्रॉस कर गई है। नहीं नहीं मिस बिता इनको क्यों आपने नहीं इतने है। टिकट्स हाँ, खरीदे मैं देखे मैं लाल टोपी जरूर पहनी है, लाल मेरे कपड़े जरूर हैं, लेकिन मेरी वो इशारा नहीं रेड क्रॉस इशारा क्रॉस नहीं किया मैंने। इसको इन अफराद को हम प्री डायबिटिक कहते हैं। अब ये मैंने येलो की मिसाल दी, फिर जो सारे ये लेवल्स क्रॉस कर गए तो वो फिर रेड पे आ गए और डायबिटिक हो गए। ठीक है अच्छा, ये येलो की मिसाल जो मैंने दी है इसकी क्या वजह है भला, आपको क्या समझ आती है? सर, वो तो इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर है ना, कि ना वो स्टॉप पे हैं और ना वो आगे हैं। तो उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? सर, आप उनको रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स जो कर रिवर्स सकते की हैं। बात अब की भाई थी, बात। एक हमारे अब ये येलो से वापस आ सकते हैं, दे कैन गो आप बैक। करेंगे रिवर्स अपनी। मैं वो reverse चाहे नहीं तो किया। पीछे आ जाए, थोड़ी सी गाड़ी को पीछे रिवर्स करके आ जाए, इशारा काटे ना, और चाहे तो फिर आगे चले जाए, डायबिटीज़ हो जाए, जी रेड इशारे पे चले जाए। तो इसलिए ये जो अफराद हैं जो प्री डायबिटिक हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मिलियंस एंड मिलियंस पॉपुलेशन जो है वो प्री डायबिटिक है। और अगर प्री डायबिटिक अफराद 30 मिनट वॉक शुरू कर दें, अपनी बॉडी में से ये जो फ्री कार्बोहाइड्रेट्स का दाखिला ये बंद कर दें, चचा मियाँ की तरह जो है वो मिठाइयों पे और लॉटरियों पे पैसे ना लगाएं, तो ये अफराद डायबिटिक होने से बच सकते हैं। हमारा डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का जो पर्पस है वो लोगों को एजुकेट करना है, बिल्कुल एजुकेट करना है, प्री डायबिटिक्स को नॉर्मल की तरफ लाना है। बिल्कुल। 52% लोग जो हैं प्री डायबिटिक, अच्छा चाहे तो सिर्फ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से इसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा 52% इज ए ह्यूज नंबर मैंने आपसे ये statistically। पूछना चाह रही थी, बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि मतलब प्रोन कौन होते हैं डायबिटीज की तरफ कि हाँ, अब लाइफ आपने प्रोन पूछी, प्रोन बताता हूँ। इतने सारे सर ये इतना एक वास्ट टॉपिक है कि इस पे मेरे ख्याल से जितना भी हमारे पास टाइम आप इतना पढ़ जाएंगी कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायबिटीज जो है वो आपको हाथ लेगी एज सर, बट आई एजुकेटर। वुड लाइक टू वर्क विद यू, Thank बस you, thank आई एम वेरी मच हैप्पी टू वर्क विद यू। तो बात ये है कि प्रोन टू डायबिटीज कौन लोग हैं? ऐसे लोग जिनका पेट बड़ा हो। नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, नहीं नहीं मेरा पेट देखे आप अंदर sucking कर रहे हैं। नहीं मैं तो देखे स्मार्ट, मैं तो शुरू से स्मार्ट हूँ, मैं तो इतना हसीन हूँ, स्मार्ट हूँ मैं, मतलब वो क्या था जिनका वो? BMI एशियंस पॉपुलेशन में, आपको पता BMI एशियंस में 23 से ऊपर को ओवरवेट कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स जो है, हाँ। दूसरी पॉपुलेशन के लिए 25 है। अच्छा, एशियंस का ज्यादा है। एशियंस को नहीं, एशियंस को उन्होंने कहा 23 से ऊपर भी आपको ओवरवेट कहेंगे, अच्छा बाकियों को 25 से ऊपर कहते हैं। सर, इसकी क्या रीजन है? इसकी वजह ये कि एशियंस जो हैं वो उनको अल्लाह ताला ने हल चलाने और खेती बाड़ी करने के लिए पैदा किया था। सर, आपने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया। और एशियन के पास मैं दूध हाल भी चलाने बहुत से- ज्यादा है। लेने के लिए नहीं पैदा किया। नहीं जो उनके कि पास हमारे दूध सुनने भी वाले बहुत है। ज़्यादातर लोग देहात से भी तलक रखते हैं। मैंने हाल चलाने की मिसाल इसलिए दी है, आप उसकी जगह कुछ भी और इस्तेमाल कर सकती हैं। बात कहने के मतलब ये है कि हमें काम करने के लिए, फिजिकल वर्क करने के लिए बनाया गया था। हमने क्या काम शुरू कर दिया? बैठ गए, आईफोन, आईपैड, मैकडोनलाइजेशन, बर्गराइजेशन, हमने हर किस्म के बर्गर खाने शुरू कर दिए और हर किस्म के जो कैलोरीज को कंज्यूम करने वाला काम है वो छोड़ दिया। बिल्कुल। हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, उठ के जाके किसी को इनवाइट नहीं करते, उठ के जाके किसी कुलीग से बात नहीं करते, हम फ़ोन पे बात करना पसंद करते हैं, एक्सटेंशनें लगाई हुई हैं। बिल्कुल। सो हमारी जीन्स में डायबिटीज़ होने का रिस्क ये है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी जीन्स में हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा है, हमें जेनेटिकली बनाया ऐसे गया है। तो हमें अपनी काशन ज़्यादा लेनी चाहिए, हमें ज़्यादा स्मार्ट रहना चाहिए, हमें BMI 23 से कम। अब जिसका BMI 23 होएगा उसकी माँ क्या कह रही होगी? हाय मेरी कुड़ी तो जी है वो कमज़ोर होती जा रही है, हाय मेरे पुत्र जो नज़र लग गई है। सर, ये तो कॉमनली कहते हैं, असल मेरी बात। अम्मी भी कहती हैं आपकी मुझे। अम्मी कहती है, हालांकि आपका BMI ठीक है तो ठीक, उसको शाबाश आपको देनी चाहिए। लेकिन सर फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, आपको मुझे ज़्यादा। मैं करवाती भी हूँ अपना अच्छा। ब्लड शुगर टेस्ट के, करवानी चाहिए। तो आपका BMI 23 तो कम रहना चाहिए। आप जो है वो तब आप हेल्दी में हैं, फिर आप ओवरवेट हो गए, फिर ओबीज हो गए, ये ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं। फिर ऐसे लोग, ऐसी माएँ जिनके यहाँ बच्चों के सर ज़्यादा होते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं
उनका वजन ज़्यादा होता है या सर का साइज ज़्यादा होता है। अच्छा। ये एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ है। आपने प्रोन पूछा था ना? हाँ जी, मतलब सर के साइज बड़ा होने से आप जिनका वेट ज़्यादा हो, जिनका पेट ज़्यादा हो, मैं दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ। अच्छा। वेट पेट दोनों बात हो गई। फिर ऐसे अफराद जिनके घर बच्चे पैदा हुए, उनका ऐसी खवातीन जिनके बच्चे पैदा हुए और उनका वज़न ज़्यादा है और बच्चों का सर का साइज़ ज़्यादा है, ये एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है। फिर आप ऐसे अफराद जिनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ऐसे लोग जो हैं वो एट हाई रिस्क हैं। ऐसे लोग जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के आदी हैं, जैसे कि बैंकर। अब देखिए बैंक की जॉब आपको कभी सुनना होगा लोगों से, सुबह 9 बजे बैठते हैं, रात 8 बजे घर आ रहे होते हैं और फिर आके भी उन्होंने खाना खाना है और बस। तो ये है, तो ये जो सारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, दे आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़। ऐसे लोग जिनकी फैमिली में वालिद वालदा में डायबिटीज़ हो, दे आर एट रिस्क ऑफ, दे आर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़। तो सर क्या केमिकल या ड्रग से भी डायबिटीज़ आपको हो सकती है? प्रिवेंट कर से या ड्रग से हो सकता। ऐसे लोग जो स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे थे लॉन्ग टर्म, मसलन किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, किसी पेशेंट को अस्थमा हो गया, तो ऐसे सारे अफराद भी एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़ आ गए। सर मैं बस, हमारा शो रैप अप होने वाला है, तो मैं आपसे लास्ट ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इसके अलावा मतलब कोई डायग्नोसिस टेस्ट जो आपने बताए, अगर आप कोई मेंशन करना चाहें तो। ये 3 मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, सवाल नहीं एक बात करना चाहूँगा। वो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है रेड ग्रीन और येलो लाइट की। वो मुझे दूर जो है ना रेड लाइट आती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले कि वो रेड हो जाए मैं लगाता हूँ दौड़, ताकि मैं उससे पहले क्रॉस कर जाऊँ। अपनी लॉटरियों के पैसों वाली बात, लॉटरी को छोड़ें जी। व्यूअर्स, हमें आपने हमारा शो वॉच किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और चाचा मियाँ भी एग्जिट कर रहे हैं। अगर आपको शो पसंद आया, हमने सर की इनपुट ली है, आपके सारे क्वेश्चंस को वी हैव ट्राइड आंसरिंग। अगर आपको शो पसंद है, प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर इट। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।